जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस MBBI क्लास में। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्रैश कोर्स के लिए सबसे बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि रोजगार और बेरोजगार में अंतर क्या होता है। जो रास्ते पे घूमते चलते हैं उसे बेरोजगार कहते हैं या क्या कहते हैं, आज हम आपको समझा देंगे। तो आज के क्लास में बिल्कुल बने रहें और मन ला करके पढ़ाई करते रहें। तो चलिए आज का क्लास हमारा एकदम स्टार्ट करते हैं एकदम बारीकी तरह से, और ये हमारा बिल्कुल क्रैश कोर्स के लिए होने वाला है। और हम आपको इस चैप्टर का MBBI क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। रेजुलेशन कम कर दो। ठीक है, ज़्यादा चमकने ना रहा है। एक नंबर है, मचाएंगे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें, एकदम बने रहें एकदम। चलिए तो आज का क्लास हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है बाबू कि रोजगार एवं सेवा। तो समझते हैं सबसे पहले कि बबुआ रोजगार होता क्या है। ठीक है, कि रोजगार क्या है। तो रोजगार किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आना चाहिए कि रोजगार किसे कहा जाता है। तो हम आपके लिए एकदम छोटा सा डिफरेंशियल लाए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम MBBI, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है ऐसा सा प्रश्न। तो देखिए, रोजगार का अर्थ देश के मानव संसाधनों को, मतलब कि रोजगार का जो अर्थ है हमारे लिए है और किसी लिए नहीं है। अगर हम लोग कमाएंगे, अगर हम अपने देश में रह करके काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो किसको फ़ायदा है? हमारे समाज को और हमारे देश को। तो कहता है कि रोजगार का अर्थ देश के मानव संसाधनों को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश का उत्पादकता, मतलब कि देश के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब कि वृद्धि, देश के अंदर उत्पादन क्या होगा, बढ़े और सामान्य लोगों के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। मतलब कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो काम करेगा तो उसके लिए, जब काम करेगा तो उसके प्रति उसको पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो पैसा से क्या क्या कर सकता है? एक तो अपने लिए भोजन ले सकता है, अपने लिए कपड़ा ले सकता है, अपने लिए घर बना सकता है। तो दिन भर सूतने से तो ये सब हो नहीं सकता है। तो होगा तो कब होगा? जब हम लोग रोजगार करेंगे। क्या करेंगे? रोजगार। अब कोई निठल्ला एकदम बेकार, एकदम गधा इस खाली रोड पर घूमित रहे तो उससे कुछ होने वाला है? खाली सपना देखेगा बड़का बड़का, हम IAS बनेंगे, ई बनेंगे, वो बनेंगे। अब पढ़े लिखे के 22.5 तो कभी भी बन सकता है नहीं। अब हमारे क्लास के 4-5 विद्यार्थी हैं, मान के चलिए, वो लोग कहते हैं कि हम लोग फर्स्ट लाएंगे और अब्सेंट रहते हैं, सप्ताह में 3 दिन अब्सेंटे रहता है। तो बताइए कभी आ सकते हैं फर्स्ट? नहीं। और जो बच्चे देख रहे हैं क्लास, उनके लिए बता रहे हैं कि आप रेगुलर क्लास कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब देखिए, आज की क्लास आप छोड़ दिए, और छोड़ने से आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे। एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है बस ऐसे ही पढ़ना, उसमें फ़र्क है। तो चलिए समझ में आके रोजगार किसे कहते हैं, मतलब कि हमारे रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। ठीक है। अगला आता है कि बेरोजगार किसे कहते हैं। बेरोजगार किसे कहा जाता है? देखिए, बेरोजगार का मतलब समझिए, बेरोजगार 2 किस्म के होता है। एक होता है कि अनपढ़ बेरोजगार, एक होता है पढ़ा लिखल बेरोजगार। अनपढ़ बेरोजगार के मतलब एकदम अंगूठा छाप है, तो वो तो सही है भाई, अंगूठा छाप है तो उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अब कोई है कि एकदम कर ले, एकदम अच्छा BPSC निकाल ले है, BPSC की पढ़ाई पढ़ चुका है और चपरासी वाला काम कर रहा है, तो वो बेरोजगार है ना एक तरह से है। उसके जो जिस औधा के लिए पढ़ाई किया है, अगर वो आपको प्राप्त नहीं होवे तो एक प्रकार का क्या है? बेरोजगारी है कि नहीं है? अगर मान के चलो कि हम एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, और मान करके चलो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और उसके बावजूद भी हमको मात्र 10,000 रुपये नौकरी मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है? वो बेरोजगारी तो है। हम 10 लाख रुपये ला कर पढ़े हैं और 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो एक प्रकार का क्या है? बेरोजगारी है। देखिए, ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक, मतलब कि उचित काम पर काम नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? लेकिन बेरोजगार कहा जाता है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं लेकिन हमको उस मुकाबले नौकरी नहीं मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है? बेरोजगारी है। क्योंकि वो मजबूरी है, करना मजबूरी है। नहीं करेंगे तो पढ़ा लिखा का सब दहल के दहल रह जाएगा, भूखे मर जाएंगे।
तो वो हमारे लिए बेरोजगारी है और एक प्रकार के मजबूरी भी है, और अगर नहीं काम करेंगे तो एक पर हम लोग क्या हो जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आता है, कोई दिक्कत एग्जाम में आ गया तो लिख दोगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें भी सेवा क्षेत्र आपको बताए थे, सेवा क्षेत्र बताए थे। अब तुम नहीं पढ़े हो तो अलग बात है, लेकिन सेवा क्षेत्र का मतलब होता है क्या, सेवा क्षेत्र हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता, दक्षता का मतलब उसका हुनर, हुनर का मतलब कुछ कर सकता है, ऐसा में के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि तुम्हारे क्वालिटी के हिसाब से कि तुम कितना पढ़ा लिखल हो, तुम किस लायक हो। अब तुम अंगूठा छाप हो और तुमको डीएम के ऑफिस में बैठा देवल जाए तो कुछ ही करेगा, कुछ कर पाओगे नहीं। आज सुन में मतलब कि जिस हिसाब से तुम पढ़ाई किए हो उस हिसाब से अगर तुमको नौकरी मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू समझिए एकदम ध्यान से और चिंता मत कीजिए, ये जो क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट है। अभी मत समझिए कि एकदम विस्तार से बताइए, तो विस्तार से हम कैसे बता सकते हैं, विस्तार से क्रैश कोर्स में हम कैसे बता सकते हैं, वन शॉट क्लास से मतलब एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फिर कहा था बाबू रोजगार और सेवा में क्या अंतर है, रोजगार और सेवा में क्या अंतर है। तो देखिए रोजगार का मतलब क्या होता है, व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह अपनी सेवाओं के बदले वेतन, आय या लाभ अर्जित करता है, उसे रोजगार कहते हैं। मतलब कि हम अपने काम के बदले अगर हम पैसा प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। आज समझ में कि नहीं आया। देखो कहता है कि अपने, देखो जिसमें वह अपनी सेवा का मतलब अपने अनुसार, अगर हम डॉक्टर हैं तो किसी का इलाज किए तो उसका सेवा किए, हम टीचर हैं तो तुम लोग का सेवा कर रहे हैं, उसके बदले हमको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, रोजगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोजगार। तो देखिए के बदले में वेतन, आय, लाभ अर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं। यह किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, यह किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। मुख्य रूप से क्षेत्र के प्रकार के होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देखिए कृषि हो गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र हो गया उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो सकता है में हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। रोजगार का एक अलग डिफिनेशन है, वहाँ से वो वाला अलग डिफिनेशन था, ये अलग डिफिनेशन है। फिर कहता बाबू कि सेवा का अर्थ क्या होता है। अब सेवा क्या है, तो देखिए किसी व्यक्ति, संस्था का समाज के लिए मूल्य आधारित कार्य, अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए, समाज के लिए, समाज के लिए अधिकारी करना चाहे वह व्यक्तिगत लाभ के लिए हो या परोपकार। परोपकार का मतलब किसी पर उपकार करना, आज उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए सोचेंगे। किसके लिए, समाज के लिए सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं। बाकी तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि याद करना ही पड़ेगा। लास्ट एकदम 40 दिन बचा हुआ आपके एग्जाम के लिए, अब कुछ ना कुछ तो रटना पड़ेगा, तो रटना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं बाबू कि सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 5 नंबर में आता है बाबू लेखन, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त कुछ लिखना है, टिप्पणी। तो देखिए क्या क्या होता है। कहता है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जिसमें उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान की जाती है। मतलब सेवा क्षेत्र में है ना कि किसी प्रकार का ना उसमें सब्जी उपजावल जाएगा, उत्पादन नहीं है, मतलब निर्माण नहीं है किसी चीज़ का। तो इसमें होता क्या है, तो बस एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का सेवा करना। आज सुन में सेवा क्षेत्र में ही तो आता है, नौकरी आता है, सरकारी नौकरी सब आता है, दुकानदार आता है। तो दुकानदार कुछ चीज़ को उत्पादन करता है नहीं, वही सामान को बेच करके आदमी क्या करता है, सेवा करता है। तो सेवा क्षेत्र होता है जो उत्पादन के लिए नहीं बल्कि समाज के भलाई के लिए। जैसे बैंकिंग, तो बैंकिंग मतलब कि बैंक में जाते हो तो पैसा वहाँ पर उत्पादन करता है नहीं, बस वहाँ से निकाल के आपको सेवा करता देता है। फिर परिवहन, टेम्पो से जाते हो, गाड़ी छकड़ा से जाते हो, तो देखिए गाड़ी छकड़ा वाला तो बनाता नहीं है, बस आपको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है, तो आपका क्या करता है, सेवा करता है। फिर शिक्षा, जिससे हम आपको क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। फिर देखिए कहता है कि स्वास्थ्य, क्या है, स्वास्थ्य। अब कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और संचार, यह जीडीपी के प्रमुख योगदान करता है। जीडीपी में क्या करता है, प्रमुख योगदान। मतलब कि सेवा क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा जीडीपी आता है बाबू। आज सुन में आजकल जो है ना
50% से अधिकांश जनसंख्या ना सेवा क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र को अब सब कुछ छोड़ रहा है। मतलब कि खेती बाड़ी अब कोई करना चाहता है? कोई नहीं। कहता है कि हम 20,000 कमाएंगे लेकिन नौकरी करेंगे, तो नौकरी सब कोची में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में आएगा। कोची में? सेवा क्षेत्र में आता है। फिर कहता है रोजगार सृजन करता है, मतलब रोजगार बढ़ाता है आय सुन में, और जीवन स्तर सुधारता है। मतलब कि अगर हम इसको करते हैं, सरकार देखिए, एक किसान के घर पे जाओ और एक जाओ तुम एकदम अच्छा सा बिजनेसमैन के यहाँ, तुम देखो किसके यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छा चल रहा है। सोचो किसके यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छा चलेगा? किसान के यहाँ के। गांव में एगो चल जाओ किसान के यहाँ, एगो चल जाओ शहर में एकदम बिजनेसमैन के यहाँ, तो किसके यहाँ अच्छा चलेगा? बिजनेसमैन के यहाँ। तो मतलब कि जीवन स्तर को सुधारता है तो कौन? सेवा क्षेत्र। ठीक है। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण यह क्षेत्र क्या हो गया? तेजी से विकसित हो रहा है। तेजी से क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। याद हो जाएगा ये वाला, बस 4-5 लाइन के है, याद कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन कौन कहता है बाबू? अगला क्वेश्चन कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के जुड़े कार्य बताइए। मतलब कि सूचना, आखिरकार हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज़ के भेजने के लिए कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तो पहले होता है कॉल सेंटर। मतलब कि कस्टमर के बात करके हमको यहाँ से दिल्ली बात करना है तो जाना पड़ेगा दिल्ली, बात करे, फ़ोन से बात कर सकते हैं। या तो हो सकता है कोची रिकॉर्डिंग सेंटर, कोई चीज़ की रिकॉर्डिंग कर दो, उसके पास क्या कर दो? भेज दो। फिर कहता है ऑनलाइन की शिक्षा प्रणाली है। मतलब आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कहीं भी बैठे रहिएगा, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। फिर कहता है कोची चिकित्सा संबंधित परामर्श है। ठीक है। फिर कहता है कि बैंकिंग सेवा, इतना प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एकदम याद रखें, 4-5 पॉइंट तो है जी। फिर कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र के नाम बताइए। 5 सेवा प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से 5 को नाम बताइए। तो सबसे पहला होता है कॉल सेंटर। क्या होता है? कॉल सेंटर। रिकॉर्डिंग सेंटर, मतलब गीत और संगीत के लिए। फिर कहता है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग? मान के चलो कि पढ़ते हो बिहार के किसी और जिला में हो, तो इस वीडियो के मतलब कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। फिर कहता है चिकित्सा संबंधित परामर्श। फिर कहता है बैंकिंग सेवा। आए सुन में, ये सब क्या है? प्रौद्योगिकीकरण का हिस्सा है। समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना अजनीश? याद हो जाएगा ना टोटल के टोटल? इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कहता है कि सेवा क्षेत्र के भाग, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? 2। सेवा क्षेत्र आखिरकार एक तरह से होता है कि सरकारी की तरह से, एक होता है प्राइवेट। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है कौची कि सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। इसका मतलब इसमें सरकार कहेगा और इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, अपन मन मतंग। अच्छा, ये हमारी संस्था सरकारी है कि गैर सरकारी? गैर सरकारी है। क्या है? गैर सरकारी। और सरकारी स्कूल क्या होता है? सरकारी संस्था है। अब प्राइवेट स्कूल क्या होता है? गैर सरकारी संस्था है। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि सरकारी सेवा या सहकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा या सहकारी सेवा किसे कहा जाता है? जब केंद्र अथवा राज्य की सरकार, केंद्र अथवा राज्य मतलब कि राष्ट्रपति या तो मुख्यमंत्री सरकार लोगों से विभिन्न क्षेत्रों में काम लेकर मासिक वेतन के रूप में पैसे देते हैं, तो उसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? देखिए केंद्र या राज्य के स्तर पर अगर आपको कोई सरकारी नौकरी मिलता है और उस सरकारी नौकरी के बदले अगर आपको वेतन सरकार देते हैं, तो उसके बदले जो वेतन प्राप्त होता है उसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। चलिए, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी को रखा जा सकता है, लेकिन याद रहे कि जब भी रखेंगे सरकारी सेवा क्षेत्र में तो सरकारी नौकरी को, प्राइवेट नौकरी को नहीं रखेंगे। चपरासी का ही नौकरी रहेगा तो कैसा रहेगा? सरकारी, प्राइवेट नहीं। फिर कहता जैसे वो सैन्य सेवा मतलब कि आर्मी सब हो जाता है। फिर कहता है रेलवे सेवा मतलब ड्राइवर, रेलवे सब होता है ना जी, लोको पायलट। फिर कहता है वायुयान, एयरफोर्स ये सब होता है। फिर कहता है कि सेवा, फिर स्वास्थ्य मतलब कि डॉक्टर ये सब हो गया। फिर कहता है वित्त मतलब कोई हो गया मतलब कि बैंकिंग में, है कि नहीं, कोई बैंकिंग में। फिर शिक्षा सेवा, है कि नहीं, कोई शिक्षा से कोई टीचर, या तो बस सेवा, बस में समझ में आता है ना, सरकारी बस भी चलता है।
ठीक है। बैंकिंग सेवा, अन्य सरकारी सेवाएं इत्यादि। अब आ गया है गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा मतलब, रुको एक मिनट, कलम सेलेक्ट कर दो तो हम लोग पढ़ लेना आगे से बाबू, क्या कि पढ़ाती हैं पूरा। इससे पीछे हम लोग 8 पेज खत्म हो गया इसके पीछे। हाँ तुम अपसेंट था ना, 8 पेज हम अकेले पढ़ा है। बैठो जनीश, चलो स्टार्ट करें ना। यहाँ से समझना, यहाँ से तुम बारीकी से समझना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन उठता है। कितना नंबर? 5 नंबर। अंत भला तो सब भला। चलिए, तो यहाँ से हमारा आ गया है गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा का मतलब होता है वैसी सेवा से मतलब रखते हैं जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं रहे, मतलब प्राइवेट सेक्टर। जिसमें हमारा एक कोचिंग संस्था है, तो सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। क्या है? पर प्राइवेट है। तो ये हमारा जब प्राइवेट हो गया तो इसी को कहते हैं हम लोग गैर सरकारी सेवा। मतलब कि जब केंद्र अथवा राज्य की सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब कि क्या कहता है? कहता है देखिए कि स्वयं संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, स्वयंसेवी का मतलब कि वो खुद तो नहीं करता है बट किसी प्राइवेट सेक्टर से। अच्छा मान के चलो कि यहाँ पर सरकारी कोचिंग रहता तो हमने कि चलता जी, यहाँ लेकर आता नहीं आता। लेकिन उन्हीं के माध्यम से हम लोग प्राइवेट कोचिंग खोलेंगे, नहीं खोले हैं। अगर वो बैन कर देंगे नहीं, ट्यूशन सब बंद होना चाहिए, तो अगला दिन सेटर लग जाएगा। यहाँ चला सकते हैं हम लोग? कानून के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं। तो क्या है, वो सरकार तो नहीं करेंगे लेकिन उन्हीं के आदेश से हम लोग चलते हैं। तो देखिए कहता है तो उसे गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे में बैंकिंग सेवा देखो, एगो सरकारी एगो प्राइवेट होता है। अंगूठा छाप पैसा निकालता है जी, वो सब सरकारी है? नहीं, वो सब प्राइवेट सेक्टर में आता है। फिनो पेमेंट बैंक क्या है? सरकारी कि प्राइवेट है? प्राइवेट है कि नहीं है? मतलब कुछ सरकारी, कुछ प्राइवेट। जहाँ देखिए सरकारी कॉलेज भी होता है, प्राइवेट कॉलेज भी होता है कि नहीं है? सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। तो देखिए आखिरकार प्राइवेट जो कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज का मान्यता सरकार से है। बिना सरकार के अनुमति के इतना बड़का कॉलेज नहीं खोल सकता है कि नहीं है? अब खोल किसी तरह कोई ना, उसका डिग्री क्या मान्यता होगा ना कुछ के, खाली स्कूल में तुम पढ़ा सकते हो, लेकिन डिग्री का मान्यता नहीं है। फिर कहता है वो कि दूरसंचार। अब तुम सोचो, जगह टेम्पू है तो टेम्पू सरकारी है? नहीं। और रोडवन पर इतना टेम्पू चलता है, सब सरकारी है? सब प्राइवेट है? कितना सरकार अपन टेम्पू निकालेगा, है कि नहीं है? सब चक्के बेच देगा आधा। फिर कहता है यातायात। यहाँ है स्वरोजगार का मतलब कि खुद से कुछ काम करना, है कि नहीं? कोई खेती कर रहा है तो खेती किसान सरकारी है? प्राइवेट है? आए सुन में, जिसमें सरकार का कोई योगदान ना रहे उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी सेवा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन समझिए। कहता है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र में के विकास में कुछ करता है, सहयोग करता है? उदाहरण देकर के समझाइए। जो हमारा गैर सरकारी जो सेवा है, गैर सरकारी क्या है जो सेवा है, वो क्या करता है कि सेवा क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है गैर सरकारी। आखिरकार सेवा क्षेत्र क्या होता है? तो प्रथम चैप्टर में हम आपको सेवा क्षेत्र बताए थे। मतलब तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सरकारी जॉब ये सब क्या होता है? सेवा क्षेत्र है कि नहीं है? हाँ, नीली कॉलर सफ़ेद कॉलर धारी बाबू, सफ़ेद कॉलर धारी। अब देखिए समझिए ध्यान से। अब तुम लोग समझो, एकदम ध्यान समझना कि आखिरकार जितना मैक्सिमम अगर तुम देखोगे ना, तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी है। कंपनी वाला सब सरकारी है, प्राइवेट है। जितना देखो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब है, आईटी हब है। आईटी सुने हो? आईटी एगो कंपनी रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ये सब सरकारी है? सब प्राइवेट है। तो ये सब भारत को टैक्स नहीं दे रहा है? दे रहा है। जीडीपी को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है। लेकिन सरकारी कि गैर सरकारी? गैर सरकारी होते हुए भी सरकार को सहयोग करता है। यही कहता है। देखो बाबू, कहता है जब सरकार अपने द्वारा संचालित कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्था के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब उसी का काम है। सरकार चाहता है कि हम नहीं न जा रहे हैं तो वहाँ तक कोई अलग कंपनी आए। अब तुम लोग सोचो, जियो की सिम है, सरकारी है कि प्राइवेट? सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट है। जियो अंबानी साहब के है कि नहीं है? तो प्राइवेट है। और बीएसएनएल एक कौन? बीएसएनएल के पूरा नाम
देखो ऐसे लड़के ने को ट्रिक निकाला है कि बी से कहने कुछ सब नहीं, बूढ़ा नहीं बोलता है देखिए कहता है, तो देखो सिम भी एक प्रकार के सरकारी, एक प्रकार के प्राइवेट। अच्छा जो सिम बेच रहे हैं तो क्या सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो सरकारी गैर सरकारी? गैर सरकारी, लेकिन सेवा क्षेत्र में सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेवाओं को ब्यूटी पार्लर, क्या है ब्यूटी पार्लर। अच्छा ब्यूटी पार्लर देखो का सरकारी ब्यूटी पार्लर, सरकारी ब्यूटी पार्लर अगर रहे ना तो लोगों से ज़्यादा पहले अपने लिपा पोती करेगा सब लड़कियाँ। आखिरकार ब्यूटी पार्लर में कौन रह सकता है? लड़का की लड़की, लड़की चाहे तो औरत चाहे तो लेडीज़, है कि नहीं है? तो लेडीज़ दूसरा को कर से पहले अपना ही पूरा धर के लिपा पोती पहले अपन करेगी, उसके बाद दूसरा कोई के। फिर देखिए दूर संचार सेवा, दूर संचार से मतलब कि टेलीविजन ये सब होता है बाबू। फिर कहता है स्वरोजगार, मतलब कि अपने एक वो बिजनेस खड़ी कर दो, उसमें टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम्हारा एक वो बिजनेस खड़ी कर दिया, 50 लाख रुपए हर महीना कमा रहा है, तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। फिर कहता है एवं बस सेवा, एगो बस निकाल लो तो रोड टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? तो किसको दिया जाता है? सरकार के। देखो विमान सेवा भी बाबू, विमान सेवा देखो हर जहाज सरकारी नहीं है, कुछ कुछ प्राइवेट भी है, उसको जेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट जेट बोला जाता है। इसमें चॉपर बोला जाता है, जो प्राइवेट रहता है उसको चॉपर। तुमको भाड़ा पर मिलेगा कि यहाँ से यहाँ जाना तो 70,000 दो और तुम बुक कर लो। अच्छा सोचो कि तेजस्वी यादव ये सब आता है, ये सब नीतीश ये सब आता है, उस सबके अपन है नहीं, सब भाड़ा पर लेता है। कहता है भाड़ा पर, उस सबके चॉपर बोला जाता है। कोची चॉपर। तो समझ में आई बिला? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके आगे देखो कोची कहता है, अब देखिए इसके आगे देखो कुछ कहता बाबू, ऐसी सेवाएं सरकारी, देखो ऐसी सेवा सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है। सही है कि गलत बात है? सही बात है। एयरपोर्ट है, प्राइवेट भी है सरकारी भी है, तो दोनों तरह के है कि नहीं है? चलिए अब कहता सरकार के पास उतना वित्त भी नहीं है। अब सोचो अंबानी के पास जितना पैसा है उतना पैसा सरकार के पास है? बहुत कम। अंबानी के पास 300 पैसा है जी, बहुत ज़रा। टाटा के पास, तो टाटा जितना के पास पैसा है उतना सरकार के पास है नहीं है। अगर उतना सरकार पैसा छाप देगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। हमको बचपन में लगता था ना कि सब इतना गरीब काहे है, सरकार क्या करे ना कि सबके पैसा छाप के खूब खूब पैसा दे जाए, एकदम बड़ी मानी पैसा, सबके एकदम पैसा ढेर सारा बांट देवे, एकदम बहुत सारा पैसा सबके बांट देवे। तो सोचो फिर हमको अब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब समझ में आया कि अगर सबके पास पैसे रहेगा तो ठेला कौन चलाएगा, टेम्पू कौन चलाएगा? कहेगा कि हमको जाना है कुर्था से मानिकपुर, भाड़ा ले रहा है 50 रुपया। कहे मान के चलो कि कोई ड्राइवर है और उसके पास लाखों रुपया है, वो टेम्पू चला रहा है, तो कितना पैसा लेगा? कहे 50 रुपया। तो 50 रुपया कोची के 100 रुपया हमें दे, हमरे लेके चल जाओ। आए सर में कहेगा, तो समझो ध्यान से, अगर मान के चलो कि उसके पास 10 लाख रुपया पड़ल रहे, वो टेम्पू चलाएगा? नहीं। टेम्पू लग वहाँ पर खड़ी है, कहे कि कितना भाड़ा है, तो कि हम नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलेगा? हमारे पास पैसा है। तो कहे कि अच्छा ठीक है ले चलो 20 रुपया बेसी देंगे। टेम्पू वाला कहेगा कौन कि 20 रुपया बेसी देंगे, टेम्पू वाला कहेगा कि चलो हम 50 देते हैं बेसी, हमारे पहुँचा दो। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा है। तो देखो ज़्यादा पैसा अगर बढ़ जाएगा ना तो महंगाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। मुद्रा का जो वस्तु का रेट है ना वो इंक्रीज होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर हमको लेना है वो साड़ी, तो साड़ी के लिए लेके जाना पड़ेगा जो झोला है पैसा। हाँ सुन में, अब तुमको एगो मोटरसाइकिल लेना है तो अभी की डेट में मोटरसाइकिल कितना है? 1 लाख रुपया, छोटा मोटा 1 लाख रुपया। अब पहले कितना था? 60,000 65,000 45,000 तक देखे हैं हम, 45,000 तक होता था। तो उस समय मुद्रा का उतना विकास नहीं हुआ था। अब स्प्लेंडर ले जाओ 1 लाख लेता है, कितना? 1 लाख। तो सोचिए पहले 3100 पैसा लेके जाओ और अब इतना पैसा लेके जाओ, है कि नहीं है? महंगाई, पैसा बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा। हमारा सोच बचपन के गलत है। बचपन में हम सोचते थे कि हमारे बचपन में क्या है, सोच गलत है। बचपन में हम एक और बात सोचते थे, कौची, हम एक बार जानते हो हमारे मिल है, मिल में सोचना था तेल उल सब पेराता है, चूड़ा उड़ा कुटाता था, तो हमको तेल लेने के लिए भेजा था साइकिल से। पहले कंचिया साइकिल चलाते थे, कंचिया समझते आता है, नीचे वाला इसे मार के पेंडलवा, इसे दोनों हैंडल धर के नीचे बैठ के चला रहे हैं। तो वो बोला हमको तेल लेने के लिए भेजा गया और साइकिलिया की सेट बांध दिया तेल बोजाम। तो हम गए पेट्रोल पंपा पर, कहीं 150-200 के लेना था,
जर्किन में तो ले लिए। तो हम उस समय सोचे कि इसको कैसे पता चले कि यहाँ पर तेल निकलेगा। कैसे हम लोग बोरिंग करते हैं तो पानी निकलता है, तो वैसे ना बोरिंग में ऐसा नहीं चलता है जी। आखिर कहीं किसी नलवा से टोटिया से टंकी से पानी गिरता है, करते हो तो वो तो टंकी वहाँ से निकालता है पनिया, तेलवा से देता है। तो हमको लगता था इसको कैसे पता कि यहाँ पर तेल निकलेगा, है कि नहीं है। हमको नहीं पता था कि पहले टंकी लगावल है, टंकिया में से तेल आ रहा है। हमको लगा यहाँ पर टंकी धसावल है, कैसे मोटर धंसता है वैसे। और इसको कहा नहीं किस्मत अच्छा है कि इसको तेल निकल गया, हमने के पानी निकलता है। अब समझ में आया कि नहीं, जहाँ पेट्रोल पंप रहता है उसके बगल में 2 बड़का बड़का टंकी लगा रहता है 15-15 हज़ार लीटर के पहले। हाँ, हमको पहले लगता था कि हमको अब बड़ा होंगे ना तो हम 10-15 जगह अथी करवाएंगे, बोरिंग करवाएंगे, कहीं एक आध जगह निकल ही जाते लवा। सोचो ऐसा दिमाग लगाते थे हम, ऐसे दिमाग रखते थे पहले। चलिए, सरकार के पास उतना वित्त मतलब पैसा नहीं रहता है बाबू, कि उतना पैसा नहीं रहता है कि सारी योजनाओं को अपने हाथों में ले करके कर सके। मतलब उतना पैसा नहीं रहे कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ भी वो खुद कर सके। अब सोचो, सरकारी सामान, सरकारी संस्था उतना कुछ टिकाऊ है कुछ नहीं, सब बर्बाद करके रख ले, करप्शन एकदम। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के माध्यम में कहाँ ज़्यादा बेसी पढ़ाई होता है, सरकारी में कि प्राइवेट में। प्राइवेट में अगर सरकारी संस्था इतना अच्छा रहता, इतना बेहतर रहता तो आज हम लोग कोचिंग नहीं खोलते, आज हम लोग कोचिंग नहीं खोलते। चाइना में कोचिंग नहीं है बाबू, स्कूल है, सभी स्कूल में डिजिटल बोर्ड की सुविधा है। वहाँ जहाँ हमने के देवाल यहाँ कुछ है, दीवार पर करिया पेंट से पेंट कर देगा और चौक से लिखेगा, बोर्ड ऐसे नहीं बन जाता है। लेकिन वहाँ क्या है, हर एक स्कूल में डिजिटल बोर्ड है, एक गो हर रूम बाय रूम है। वह इतना डेवलप है वो चाइना। आए सुन में देखिए, कहता है गैर सरकारी संगठन कदम से कदम मिलाकर सामाजिक कार्यों में सहयोग कर रही है। सही बात है बाबू। BSNL क्या है, सरकारी है लेकिन डूब गया। हमारी ज़रूरतों को कौन पूरी कर रहा है, जियो या तो एयरटेल, जियो या तो एयरटेल। ठीक है, देखो एयरटेल से ज़्यादा अच्छा लगता है हमको जियो, एयरटेल से ज़्यादा अच्छा है जियो। क्यों? क्योंकि इनकमिंग कॉल नहीं बंद करता है। आज सुन में इनकमिंग कॉल जो है वो बंद नहीं करता है। और एयरटेल क्या है, एकदम भूखाल ऐसा 5-6 दिन हो गया, कहता इनकमिंग कॉल इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर, यू प्लीज़ रिचार्ज इमीडिएटली। आज सुन में कहता है कि इस पर आने वाला कॉल की सुविधा नहीं है, कृपया तुरंत इसे पैसा का भुगतान करें। और जियो क्या है, मन मौला मस्त मगन है एकदम, नहीं तो नहीं है तो नहीं है तो मत कराओ पैसा, फ़ोन आएगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि जियो में अपने अपने नेटवर्क चलने लगता है, कहियो तो देखे हो, कहीं जियो में अपने अपने नेटवर्क चलने लगता है। सोच हाँ, चलो देखो, सामाजिक व आर्थिक संचार में सुधार के द्वारा आर्थिक विकास में की गति तेजी होती है। यहाँ तक समझ में आया कि गैर सरकारी संस्था जो है, गैर सरकारी सेवा जो है विकास के लिए कितना सहयोग कर रहा है कि नहीं है। अगर मान के चलो कि यहाँ से प्राइवेट कंपनी सब खत्म हो जाए तो सरकारी लेके डूब जाएगा हमने के। BSNL के नेटवर्क धरता है कहूँ जी, नहीं धरता है। क्यों नहीं धरता है? क्योंकि यहाँ नेटवर्क के टावरे नहीं है तो कहाँ से धरेगा। बैठा है लेकिन कोई काम क्या है, तो बैठा है तो खाली बैठले है, वो खड़ी नहीं है, वो खाली नाम के है, नाम बड़ा और दर्शन छोटा। अरे बाबू हाँ, BSNL के 100 रुपये की सिम मिलता है, यहाँ 300 की मिलता है, फिर भी सब 300 वाला क्यों लेता है? क्योंकि सुविधा मिलता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बाबू आपके सामने एकदम। देखो कहता है कि भारत विश्व को सेवा प्रदान के रूप में क्या क्या करता है, समझिए। जो हमारा भारत है वो विश्व को कैसे सेवा प्रदान करता है, कैसे उनका मदद करता है, ये हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी वस्तु यहाँ पे है जो बाहर की दुनिया में हम लोग को उपलब्ध नहीं है, यही हमको यहाँ पे पढ़ना है। कहता है कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदान के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखें। यहाँ से आपका क्या नंबर क्या बाबू, 5 नंबर का एकदम MVBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला हमारा भारत से रिलेटेड है और ये पूछ सकता है। कुछ दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए समझिए, कहता है कि भारत विश्व
में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ये पहले की बात है, ये पहले की बात है। और लेकिन अब कौन है? अब भारत हो गया। पहले चाइना था, पहले चाइना था विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश। अब कौन हो गया? भारत हो गया। लॉकडाउन जो लगा ना, लॉकडाउन जो लगा भारत में, वो चाइना को पीछे छोड़ दिया। मरने से ज़्यादा यहाँ पे उत्पन्न हुए थे बच्चे। आज सुने लॉकडाउन के असर है सब। चलो फिर कहता है मानव संसाधन सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। मानव संसाधन समझिए बाबू, यहाँ पे कहता है मानव संसाधन। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है कि नहीं है? और ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हम आपको संसाधन एवं इसके उपयोग में पढ़ाए थे कि मानव भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है किसी भी देश के लिए, है कि नहीं है? किसी भी देश के लिए, क्योंकि प्राकृतिक से भी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज़ हम लोग क्या बनाए हैं? मानव हम लोग बना चुके हैं, मतलब कि मानव के द्वारा संसाधन बना चुका है कि नहीं है? देखिए सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। देखो उदारीकरण के बाद, उदारीकरण के बाद मतलब कि एकता के बाद, मतलब कि बढ़ावा के बाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने भारत में अपना उत्पादों के लिए कारखाने खोले, खोलने, जिसमें सर्वाधिक भारतीय ने सेवा प्रदान की है। भारतीय क्या की? सेवा। सोचिए कैसे, अगर हमको अमेरिका का कोई कंपनी भारत में आता है, अमेरिका का कोई कंपनी कहाँ आता है? भारत में आता है, तो वो तो अमेरिका वाला तो शुद्ध अंग्रेजी है, बढ़ाता है कि नहीं है? गुलगुलाइनियन सब है, गुलगुलिया देखा, गुलगुलिया गुलगुलिया है। कोची बोलता है खुद समझ में आता है, हमने क्या समझ में आ गया? नहीं। चाहे पुई चुई चुई कचू कर, चाइना वाला आ गया तो कुछ ही बोलेगा, समझ में आएगा? पुई चुई खुच कुछ कर देगा। फिर देखिए, तो उन लोगों को यहाँ रहने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा। तो ट्रांसलेटर के रूप में, अच्छा कॉल सेंटर चलेगा, बड़ा कंपनी रहेगा तो कॉल सेंटर लगता है ना जी, जहाँ पे हम लोग कोई भी संस्था देख लो उसका कॉल सेंटर होता है, वहाँ से कॉल आएगा, कॉल रिसीव, कॉल आएगा, कॉल रिसीव। अब जियो के रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कॉल आता है ना तुम्हारे पास, कहती है कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करवा लीजिए। कहते हैं लेकिन कहता है कि पैसा नहीं, आप करवा दीजिए। हमारे पास आया है तो हम कहें कि हम ऐसे उपभोक्ता हैं कि मेरे पास दो को जियो का सिम है, तो बताइए हम क्या करें? तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, फ़ोन काट देती है। बताओ तो आगे तो कुछ बोल दो, है कि नहीं है? आए सुन में, तो वहाँ जो देखिए, अगर अमेरिका के आज चाइना कोई कंपनी आएगा तो उनके लिए वो जो भाषा बोलेंगे तो वो तो हम लोग को समझ में आने वाला है नहीं, तो उनको वही समझ सकता है। कौन समझ सकता है? तो भारत के व्यक्ति भारत को समझ सकते हैं। मतलब कि अगर मान के चलो कि बहुत बड़ा कंपनी है तो वहाँ 2-3 हज़ार एम्प्लॉय कुचला काम करेगा सिर्फ कॉल सेंटर को फ़ोन उठाने के लिए, है कि नहीं है? क्योंकि ओखनी के तो भाषा हमने के समझ में आएगा नहीं, तो ओखनी हमनिए के यहाँ से आदमी के लेगा, कहे कि ठीक है आप यहाँ पे काम कीजिए, आप यहाँ पे काम कीजिए और काम करके फ़ोन उठाइए, समस्या बताइए, समस्या दिखाइए, समस्या वो बताएंगे तो उसका समाधान कीजिए। आए सुन में, फिर देखिए यहाँ का जो मजदूर है एकदम स्किल्ड रहता है, मतलब एकदम एक तरह का एकदम होनहार, एकदम। आए सुन में, भारत के एकदम होनहार, भारत के सबसे ज़्यादा होनहार रहता है बाबू। आज सुन में, इतना कम समय में इतना सब देश को पीछे छोड़ा है ना भारत, तुम सोच नहीं सकते हो। चंद्रयान 4 पहुंचा दिया चांद पर, समझ में आया? चांद पर कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, अब समझिए यहाँ से, और यहाँ सबसे सस्ता मजदूर मिलता है। भारत के मजदूर क्या है? सबसे सस्ता, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ। देखिए कहता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अगला इकरे में होगा अभी। कहता देखिए कि देश के बाहर भी भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक इत्यादि के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। सही बात है कि झूठ बात है? नासा में है, नासा एक है, नासा में भी हम लोग का क्या है? इसरो, यहाँ का क्या है? मुख्यालय है, मतलब कि चंद्रयान ये सब जाता है, रॉकेट ये सब, यहाँ का नाम है इसरो, और अमेरिका का नाम है नासा, जहाँ से हम लोग अति छोड़ते हैं रॉकेट ये सब। तो यहाँ के नाम है इसरो और अमेरिका का नाम है नासा। तो इंजीनियर ये सब वहाँ भी जाता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पढ़ के डॉक्टर भी चल गया, इंजीनियर भी बचल गया है कि नहीं है? तो देखिए बाह्य स्रोती रोजगार के कारण भी भारतीयों को कॉल सेंटर, मतलब कॉल सेंटर, फ़ोन के लिए कॉल सेंटर इत्यादि में लाखों की संख्या में रोजगार मिले हैं, है कि नहीं है? लाखों की संख्या में। अगर मान के चलो कि विदेश से हमारा 10-20 कंपनी आ गया
10-20 को कंपनी आ गया, अब बड़ा बड़ा कंपनी, अब एक कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो बताइए हमने क्या आधा जनसंख्या तो इसी चल गया जी कॉलेज सेंटर में काम करे में, वो सबके रोजगार मिला कि नहीं मिला? एकदम मिल गया। फिर कहता है भारत में उत्तम एवं सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण विदेशी कंपनियां का कुछ जमघट शुरू हो गया है। मतलब कि यहाँ मतलब विदेश की कंपनी सोचता ना है कि हम अगर भारत में अपना कंपनी खोलते हैं वहाँ सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा, तो क्यों हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। वास्को डी गामा यहाँ क्यों आया था? पहला बार गया और यहाँ से मसाला ले गया। कहाँ? मसाला। यहाँ से जो मसाला ले गया था ना अपन जगह पे, यहाँ से जो मसाला ले गया था तो जानते हो कितना महंगा बिका है? नहीं, सोचो, यहाँ से उसको आने में और जाने में बहुत पैसा खर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा। एक आया था शिप पर, जहाज़ पर, बहुत बड़ा जहाज़ पर आया और यहाँ से उसको मसाला लेके गया, और अपने देश में जानते हो मसाला कितना महंगा बेचा है। यहाँ से मान के चलो कि अगर 100 रुपये लेके गया है ना, क्या रुपया? 100 रुपये के मसाला, क्या रुपया के? 100 रुपये के, तो वहाँ जाकर के उसको 60 गुना ज़्यादा दाम में बेचा है, 60 गुना बेसी महंगा। सोचो, 100 रुपये का मसाला 6000 के, 60 गुना महंगा। और कईब रास्ता के आना जाना भाड़ा छोड़ के ये सब के निकाल करके 60 गुना बेसी हुआ। हाँ, सोचिए। तो एक बार अब सोचो, छोटा मोटा जहाज नहीं था, इतना जरा में 2 गांव अट जाए, इतना बड़ा जहाज से आया था। तो एक बार चल गया ना, तो उसके बाद फिर से वहाँ से आया, सोचा कि वहाँ सस्ता मिलेगा, और वहाँ से मसाला ढोते चल गया, राजा होते चल गया। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। विश्व के लिए भारत एक उत्तम सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। लगातार विदेशी पूंजी निवेश, कॉल सेंटर का विस्तार इत्यादि श्रेष्ठ उदाहरण है। आज सुन में कोई दिक्कत याद हो जाएगा, बस समझने वाली बात है, समझो एकदम कि कैसे कैसे होता है। आए सुन में एकदम समझो, एकदम ध्यान से, अगर समझ लेते तो अपने से लिख लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उपकार देखना ध्यान से। कौची कहता है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना के बाबू कि आधारभूत संरचना का तात्पर्य होता है कि अपने देश में कितना अच्छा मतलब कि मैनेजमेंट है, रोड कितना अच्छा है, बिजली कितना अच्छा है, पानी कितना अच्छा आता है, भूकंप कितना कम आता है, सुनामी कितना आता है, इस सबको क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास, इस शब्द को याद रखना, देश के आर्थिक विकास की अवस्था में होते हैं, जैसे वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा, नागरिक सेवाएं। वित्त मतलब कितना पैसा निकल रहा है, ऊर्जा मतलब कि यहाँ से हम लोग को कितना ज़्यादा मुनाफा सब होता है, ठीक है। फिर क्या था? संचार, बढ़ाने की क्रिया। फिर शिक्षा कि कौन ज़्यादा पढ़ल है। अगर बिहार और राजस्थान की तुलना किया जाए तो दोनों में से सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल राजस्थान और केरल की बात किया जाए तो केरल में 98% व्यक्ति पढ़ल है बाबू, 30%। चलिए ये समझ में आ गया ना कि ये बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन बैंक उलट करके, ये आपको मिलेगा। आधारभूत संरचना, क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना, ये वाला मिलेगा तो मिलेगा निश्चित एकदम। आधारभूत संरचना। फिर कहता कि आर्थिक संचार का क्या महत्व है। आर्थिक संचार लोगों की कुछ है खुशहाली में वृद्धि करती है। मतलब कि आर्थिक कुछ कहता है कि आर्थिक संरचना मतलब कि हमारी आवश्यकताओं को कितनी ज़्यादा मुनाफा पड़ता है, मतलब कि हम लोग कितना ज़्यादा कमा रहे हैं और कितना ज़्यादा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। अगर हमारा ही 10,000 खर्चा है, हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कितना मस्त है। 10,000 रुपये खर्चे है और 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हमारी आर्थिक संरचना क्या है? बहुत बेहतरीन एकदम है। हाँ, तो आर्थिक विकास से सभी क्षेत्रों में
संभवतः होता है। देखो, संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया जाता है। मतलब ये सब कर करके हम लोग अपना आर्थिक संचार को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा, कर लोगे ना? बस 40 दिन और याद रखो इसको 40 दिन और याद रखो, उसके बाद खत्म हो जाएगा बाबू। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर कैसे पड़ा? वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर कैसे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता है वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। सेवा क्षेत्र क्या हो गया, काफ़ी विस्तार हुआ है। लोगों को दूर देश में जा करके रोजगार करने का खुला अवसर मिला है। भारत में श्रम संसाधनों की प्रचुरता है। भारत ऐसा नहीं है कि संसाधन यहाँ नहीं है, भारत एकदम संसाधन से भरल है, यहाँ हर चीज़ है। कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं है, भारत में है कि नहीं है? अच्छा, तुम उपकार को बताओ कि सबसे पहले कागजी मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ? कहाँ? कौन बताएगा? बताओ। चीन। खत्म ना? चलो कोई बात नहीं। क्या है जी? हेलो जी, बोलिए। कौन क्लास के? उपकार के 6:30 बजे से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तुम्हारे यहाँ से था उपकार? तुम्हारे माताजी कॉल किए हुए थे कि हमारे 3 गो बेटा में से एक बेटा नालायक निकल गए हैं। 3 बेटा में से एक बेटा नालायक। आज सुन में बोल दिए, साफ हम बोल दिए, है कि नहीं है? हाँ, कि हम 6:30 से क्लास था, 11 बजे आया है, तो हम इसको उठाते रह गए हैं। हमको पता चला है कि तुम्हारा रात भर जगने का कारण क्या है बताएंगे तुमको एकांत में हम, चिंता मत करो। तुमको लगता है कि बिट्टू भैया खाली रूम में रहते हैं तो कुछ पता नहीं कुछ हो। चलो कोई दिक्कत नहीं। सूचना और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र का वैश्वीकरण स्तर पर काफ़ी विस्तार हुआ है। हालांकि अब क्या है जी, दिमाग के एकदम खराब कर ले, म्यूट करके रख दो मोबाइल के, कोई लेन देन नहीं है। चलो देखो, समझो ध्यान से। सूचना और देखना लेकिन तुम मोबाइल के साइलेंट करके रखो, तुमको हम बताएंगे लास्ट में। सूचना और प्रौद्योगिकी का मतलब समझ में आता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी क्षेत्र का वैश्वीकरण स्तर पर काफ़ी विस्तार हुआ है। सोचो कि हम लोग के पास मोबाइल कितना महत्व रखता है, पता है? बिना मोबाइल के कुछ हो सकता है? टेक्नोलॉजी है तब ना, बोर्ड है, टेक्नोलॉजी तब ना बैठल क्लास कर ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी तब नहीं मरकरी चल रहा है। ये सब नहीं रहता तो अंधकार में बाबू देखो तो या के देखो क लिखल है, ऐसे चलता है कि नहीं है? चलिए, हाल के वर्षों में व्याप्त मंदी के कारण सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारा भारत में एगो आर्थिक मंदी आया था 1991 ईस्वी में, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और आपको याद चाहिए एकदम ज़बान पर। एग्ज़ाम में इस बार आने वाला है, हमको फ़ोन हुआ है, एग्ज़ाम में अभी निश्चित है तो निश्चित आने वाला है। चलिए, आर्थिक मंदी देखो ना बाबू, आ गया। मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? आर्थिक मंदी, मतलब इसका नाम एक और है, क्या है? आर्थिक मंदी। 1991 में बाबू आर्थिक मंदी आया था, इतना भयानक आया था ना, लेकिन भारत को एक तरह से कुछ नहीं हुआ। आर्थिक मंदी का मतलब वहाँ पर हुआ ना कि एक प्रकार के रोजगार नहीं मिला, रोजगार के सब कुछ खत्म हो गया। एक कैसे एकदम लॉकडाउन हुआ, मतलब लॉकडाउन हुआ तो कुछ एक प्रकार के भी रोजगार बचल था नहीं, सब अपन अपन घर में, तो रोजगार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? देखोगे ना कितने लेकिन वहाँ से अपन घरे आ गया उठ के। अब कहता हूँ भारत पर मंदी का असर कम पड़ा। भारत पर जो मंदी का असर बहुत कम पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में है। पूंजी बाजार कौची बाबू? पूंजी बाजार काफ़ी मतलब कि अधिक मात्रा में है। अब यहाँ पे समझिए, एक शब्द आया है कौची की? पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार आपको पढ़ाए हैं क्या पहले के चैप्टर में?
भारतीय पूंजी बाजार एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार की मतलब जिसके पास खाली पैसा रहे। अब पूंजी बाजार का मतलब होता है जिसके पास खेत रहे, खलिहान रहे, जायदाद रहे, पैसा रहे, कौड़ी रहे, घोड़ा रहे, हाथी रहे, गधा रहे, उपकार ऐसा गधा रहे, मतलब ढेर सारा रहे। ऐसा में मतलब कि उसके पास खाली पैसा नहीं रहे, सब कुछ का सुविधा रहे, उसे कहते हैं कौची? पूंजी बाजार। ऐसा में कुछ कहते हैं पूंजी बाजार। तो भारत के पास बताइए ऐसा ऐसा आदमी है जरा पास 200 बीघा खेत है। पंजाब में तुम चल जाओ, पंजाब में एक आदमी के पास 2-2 बीघा खेत है क्या? 2-2 बीघा खेत है, एकड़ में है उस सबके, है कि नहीं है? तो उस सबके भुखमरी की दिक्कत है जी। जकर यहाँ बिहार में लेकर 2 बीघा खेत है ना, एकदम ताव में चलता है, हमारे 2 बीघा खेत है, और वहाँ 1-1 बीघा खेत रख ले है। चलो वो सब के भाई का नाम है, तो खड़े खड़े खरीद लेगा आराम से। देखो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफ़ी विकसित व मजबूत है। आय सुन में फिर कहता है कि हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद भी, आधारभूत जो संरचना है मतलब यहाँ उतना टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय। 1991 में कुछ टेक्नोलॉजी था नहीं था, हमारा जन्म था नहीं था, तुम्हारा भी नहीं था, उपकार के भले होगा। देखो तो उस समय उतना टेक्नोलॉजी था नहीं था, मतलब कि हमारा आधारभूत संरचना क्या है? कमज़ोर था। इससे पहले हम आपको आधारभूत संरचना पढ़ाए ना कि जिसमें शिक्षा अच्छा रहे, जिस राज्य में सड़क अच्छा रहे, संचार व्यवस्था अच्छा रहे, यातायात अच्छा रहे, उसका आधारभूत संरचना क्या रहता है? अच्छा रहता है। उस समय हमारा आधारभूत संरचना मजबूत नहीं था। देखो कमज़ोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर होने हमारे देश में कम पड़ा, तो मंदी के कारण विश्व स्तर पर रोजगार के अवसरों में कमी आ गई, जिसका महत्व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सोचिए कि अदर जो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अदर जो देश है उस सब पर बहुत ज़्यादा पड़ा था, अदर जो था उस सब पर बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि सब कमाओ खाओ था, लेकिन यहाँ ऐसा उस समय नहीं था। अब ना बाबू सब बंटवारा हो गया है। 1991 में सोचो सब कितना बड़का बड़का ज़मींदार होता है, सब पहले ज़मींदार था, उस सब के पास 1 साल अनाज उपजाता ना तो 20 साल तक खाता, इतना था उस समय के पास। सब डिवाइड होता गया, बढ़ते गया, टूटते गया, बढ़ते गया, सब बेटा बेटी पोता पोती नाता नाती चरनाता परनाती सबके दे दिया। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, समझ में आ गया ना? चलिए आर्थिक मंदी हमारा, अब देखिए कहता हूँ कि मानव पूंजी के 5 घटक क्या क्या हो सकते हैं। मानव के पास, हमारे पास कौची है? वस्त्र हो गया, और क्या हो सकता है? देखिए पहले कि खाना खाएंगे नहीं, खाना खाएंगे फिर उघार चलेंगे, उघारे ना, फिर कुछ ही रहता है वस्त्र, उसके पास रहने के लिए घर रहने के लिए, फिर होता है बाबू स्वास्थ्य, मतलब कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। उसके बाद शिक्षा, अगर हम पढ़ल नहीं रहेंगे तो बताओ हम दुनिया के पढ़ा पाते हैं? नहीं पढ़ा पाते। अच्छा एकरा में बाबू भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा सब, अच्छा ये बताओ कहाँ से मिलेगा? पैसा से। कहाँ से मिलेगा? पैसा से। आवास कहाँ से? पैसा से। शिक्षा कहाँ से? पैसा से। इसको भी ठीक रहना है तो पैसा लगाओ, मतलब इतना चीज़ रहे, पैसा रहे या ना रहे। आज सुन, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़ा ढेर सारा, रहने के लिए घर एकदम बहुत बड़ा बंगला, अगर तुम हेल्दी हो, तुम पढ़ा लिखल भी हो, तो तुम पैसा क्या करेगा? क्या करोगे पैसा के? ये बताओ। मेरे पास नहीं था तो हम उसकी सहायता से टीवी लिए, मेरे पास वस्तु है कि नहीं है? सोचो, समझ में आया? तो मानव के 5 पूंजी घटक कोची कोची है जी? चलो अगला क्वेश्चन खत्म। आई होप कि समझ में आया होगा। आज का क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, और कल हमारा स्टार्ट होने वाला है हिस्ट्री, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत दिलचस्पी होगा। तो आज के लिए इतना ही।